अ, तो दोस्तों फिर से सबका स्वागत आज के सत्र में। तो कल जैसे एक जनरल व्यू दिया था लखिंदर ने बजट के बारे में जो पेश किया था, एक जनरल व्यू मिला था हमें। तो आज लखिंदर उसका जो एस एंगल से वो बताने जा रहा है, मतलब उस चीज को, बजट को हम SC/ST पर्सपेक्टिव से किस तरीके से देखेंगे, वो उस चीज बताने जा रहे हैं लखिंदर। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए लखिंदर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना स्टार्ट कर दे। और लेक्चर के बाद अगर आपके पास कुछ सवाल होगा या फिर कुछ रिफ्लेक्शन होगा, आपके पास कुछ बोलना होगा, तो आप बता सकते हैं। तब तक के लिए सब लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना जो माइक है वो म्यूट करके रखें। क्वेश्चन आंसर सेशन में सबको मौका दिया जाएगा, जो भी चीजें आप बोलना चाहते हैं या फिर पूछना चाहते हैं। तो लखिंदर प्लीज स्टार्ट। हेलो। यस, आप मुझे सुन सकते हैं? लखिंदर यू कैन स्टार्ट। हेलो। यस यस, यू कैन आप स्टार्ट। मुझे सुन सकते हैं? हाँ। ओके। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो मेनली कल का जो हम कंसर्न रखे थे कि हमारे शेड्यूल ट्राइब के लिए इस 20 लाख करोड़ में क्या है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए खासकर। और उसके साथ साथ हमारे पास दो सवाल और आए थे कि मैनुअल स्कैवेंजर्स का क्या है और फिर माइग्रेंट वर्कर्स का क्या है, उनको क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है। ये बहुत सोचने वाली बात है। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो दो डॉक्यूमेंट्स है, आत्मनिर्भर पार्ट 1 और पार्ट 2, जो मैंने आपको शेयर किया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो आप में से किसी ने अगर ओवरव्यू किया होगा तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उसमें देखने को मिलेगा कि जो पार्ट 1 है वो बहुत ही प्रोफेशनलाइज कॉरपोरेट कॉन्ट्रैक्टर्स और वेरियस अलग बिजनेसमैन को कवर करते हैं, जिसमें आई डोंट थिंक कि कोई शेड्यूल ट्राइब आता होगा पहला पार्ट में जो है। और जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी है कुछ चीज़ें जिसको हमको समझने की ज़रूरत है एक अलग तरीके से। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं और बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं, लेकिन एक्चुअली सिचुएशंस और उसका कैसा हमारे लोगों को पहुंचता है, वो सवाल है हमको। बहुत रोचक बात है अगर हम उस पर डिस्कशन करेंगे आज। लेकिन कुछ बड़े बड़े चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो पार्ट 2 में है, जो बहुत ही, हम बोल सकते हैं उसको एक इंटरेस्टिंग है। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत मज़ेदार है वो। आपको बहुत मज़ा आया होगा उसको पढ़ने में अगर आपने देखा होगा तो। और उसकी जो मेथोलॉजी आपको अगर समझ आती होगी कि एक्चुअली उसका कहना क्या है, कैसे कहना है, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करूँगा एक्चुअली वो कैसा है। तो होपफुली आपको कुछ दिख रहा होगा, आई एक्सपेक्ट सो। तो ये जो है ये डॉक्यूमेंट पार्ट 2 है, जो एक्चुअली में पूरा हेडिंग ही बताता है, पुअर इंक्लूडिंग माइग्रेंट। हमको ये बहुत स्टैटिक समझना जरूरी है कि ये 20 लाख करोड़ जो है वो लोन है। और उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि वो बोलता है कि नो गारंटी है उसमें, वो गारंटी नहीं देता। ठीक है। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स, कुछ
हाउसिंग कॉर्पोरेट्स और ये होते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर्स होते हैं, उनको जो भी लॉस होगा उसका मैक्सिमम अमाउंट जो कवर करेगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, तो उसकी डरने की बात नहीं है। हमारा जो मेन मुद्दा है कि हमको क्या मिलने वाला है। हम अगर देखें हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट्स, जिसमें हमको वेरियस स्कीम्स मिलते हैं यूनियन गवर्नमेंट में, अगर हम जाएंगे यूनियन बजट में, और हमको पता चले कि बहुत सारे हमारे हमारे लिए खासकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए बहुत अलग अलग स्कीम्स है, जिसमें एक बिजनेस मॉड्यूल भी है। उस बिजनेस मॉड्यूल्स में मार्केटिंग एंटरप्राइजेस अलग अलग योजना में है, और आपको मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में मिलेंगे। एग्रीकल्चर में है, लैंड लेबर एम्प्लॉयमेंट में है, फिर आपको रूरल डेवलपमेंट में है, बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे। उसमें हमको अब ये जानने की बात है कि उसको हैंडल कौन कर रहा है मेनली, और इसके थ्रू से सबसे ज्यादा कौन आने वाला है, किसको मिलने वाला है। तो अगर हम फार्मर्स की पहले बात करें, तो फार्मर्स का एग्रीकल्चर अलग से उनका एक बजट बनता है एग्रीकल्चर का। और मेनली हम अगर प्राइम मिनिस्टर के किसान योजना देखें तो वो सब उसके अंडर में आते हैं। और अगर लोकल की बात करते हैं हम, जो बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि लोकल क्या है, लोकल को सस्टेन करना है, लोकल को अपलिफ्ट करना है, तो मेनली सबसे ज्यादा प्रोडक्शन स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, प्रोडक्शन सिस्टम को देखना पड़ेगा। उसमें फार्मर्स का सबसे बड़ा योगदान है, और किसान सबसे ज्यादा इसमें आते हैं। तो किसान के लिए उन्होंने क्या रखा है, अम, तो उनका जो कहना है कि एग्रीकल्चर में उन्होंने 63 लाख लोन जो है वो पहले ही दे दिया है, जिसका अराउंड 86,600 करोड़ होते हैं, जो उन्होंने एग्रीकल्चर को 1 मार्च 2020 से लेके 30 अप्रैल 2020 तक दे दिया। अब ये क्लैरिटी नहीं है कि ये जो पैसा है 86,600 करोड़, ये एक्चुअली हमारे इसमें आता है, क्या बोलते हैं, 20 लाख करोड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 20 लाख अलग से बजट है या एक्सपेंडिचर बजट भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये एक क्वेश्चनर है बहुत बड़ा। पहला वो है। और साथ साथ अलग अलग बैंक्स, जैसे जिसमें नबार्ड भी आता है। नबार्ड एक बहुत बड़ा बैंकिंग सिस्टम है, जिसके अंडर बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स आते हैं जो बैंक लोन देती हैं। तो इनका ये भी बताना है कि इसके थ्रू से नबार्ड को 29,500 करोड़ दिया गया है। अब एक्चुअली ये भी 20 लाख करोड़ में आता है कि नहीं आता है, ये एक सवाल है। तो टोटल मेजोरिटी अगर हम देखें घुमा फिरा के, तो ये 20 लाख करोड़ आ कहाँ से रहा है ये किसी को नहीं पता। कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसी को नहीं पता। बस ये है कि उन्होंने कुछ कुछ छोटे छोटे मार्जिन रखे हैं। 200 करोड़ का मार्जिन है जो फॉरेन इन्वेस्टर इससे ऊपर नहीं दे सकता। तो ज्यादातर उनका फोकस लोकल्स पे है। लोकल्स में हमारे लोग ज्यादा आते हैं, लेकिन उनको ऐसे ज्यादा कुछ देने की उम्मीद ये नहीं है। अब जैसे किसान क्रेडिट कार्ड्स की जो बात है, तो उसमें कम से कम 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और उसका जो टोटल अलॉटमेंट किया गया है उन्होंने इस 20 लाख करोड़ रुपए में, वो 25,000 करोड़ के आसपास है, जो ये क्लेम करते हैं इस डॉक्यूमेंट के थ्रू से। लेकिन फिर भी हमारे लोगों के लिए ये सवाल है कि क्रेडिट जो है, क्रेडिट कार्ड का जो इश्यू है, वो ये है कि आप जिस तरीके से लोन पे करते हैं, ऐसे सिचुएशन में लोग अपना पैसा पकड़ के बैठे हैं, कोई पैसा देना नहीं चाहता। आगे का सिचुएशन किसी को नहीं पता कि कितने दिनों तक ये चलने वाला है, कैसे चलने वाला है। कल ही मैं शंकर से बात कर रहा था कि अमेरिका ने तो ऐलान कर दिया है कि कुछ पैसे डायरेक्टली पीपल को जा रहे हैं। इंडिया में हुआ है, जनधन अकाउंट का है, लेकिन 500 रुपए में क्या होता है।
आप अगर खुद सोचे, मैं एनएसएस का स्टडी कर रहा था, नेशनल सैंपल सर्वे का, तो उसका डाटा कहता है कि 1,000 कुछ रुपए हैं, 1,000 के आसपास रुपए एक इंसान को लगता है जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। 1,000 रुपए, वो भी एक महीने के लिए, एक इंसान के लिए। तो आप ये सोचिए, एक घर में कम से कम 4 परिवार हैं, तो उस घर को कम से कम 4,000 रुपये ही मिलने चाहिए। अब 4,000 रुपये आप इस मॉडर्न सोसाइटी में आप कैसे अपने आप को सस्टेन देखते हो, ये सवाल है। तो उस थ्रू से हमारे मैक्सिमम जो किसान लोग आते हैं, अब वो 4,000 रुपये में वो क्या देने वाले हैं, कैसे देने वाले हैं, अपना क्रेडिट लोन कैसे पे करने वाले हैं, ये एक सवाल है। लेकिन उन्होंने फिर एडिशनल ये भी दिया है कि ये मैक्सिमम 4 साल तक आपका जो लोन पेमेंट का तरीका है वो इतना फोर्सफुली नहीं रहेगा, आपको उसमें रिलैक्सेशन है, अलग अलग चीजें। ये फार्मर्स के लिए है। लेबर्स और स्कैवेंजर्स, हेल्थ वर्कर्स के लिए उन्होंने रिलीफ दिया है, उनको अलग अलग स्किल्स पैकेजेस हैं जो एक्चुअली वो इस महीने में वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, एंड ऑफ इस मंथ में। उन्होंने उसमें क्लैरिफाई नहीं किया है कि क्या देने वाले हैं, कैसे देने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि बेसिक जो क्या बोलते हैं उसको, बेसिक सपोर्टेंस जो होता है, बेसिक फैसिलिटीज जो होता है, उसको वो थोड़ा इम्प्रूव करेंगे और उसको इंक्रीज करेंगे। जो डेली लेबर्स हैं उनका जो वो मनरेगा के अंदर में आते हैं, अब जो मनरेगा है, MG NREG जिसको बोलते हैं, वो मेजरली किसके अंडर आते हैं, हर रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट होता है, हर एक स्टेट में है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है वो, और उसके अंदर एक लाइवलीहुड मिशन करके है। तो ये हर एक स्टेट में वेरीज करता है, हर एक स्टेट में, और उसके थ्रू से अलग अलग लेबर्स को, अलग अलग वर्कर्स को उसको मदद पहुंचाया जाता है। तो उन्होंने पिछले का जो था उनका वेज देने का, वो था 182 रुपीज, जो उन्होंने अभी बढ़ा करके 202 रुपये किए हैं पर डे के हिसाब से। तो अभी हमको ये भी देखना पड़ेगा कि मनरेगा का क्या एक्चुअली वो कैसे इसको डाटा को देखते हैं और कितने लोग हमारे कवर करते हैं उसमें। तो इसका मैक्सिमम डाटा हमको एक ऑफिशियल वेबसाइट है मनरेगा का, तो वहाँ मिल जाएगा आराम से, और हर एक डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं उसमें, तो हमको इजीली उसमें से डाटा मिल जाएगा। अब बात आती है हमारे बिजनेसमैन की, जो लोकल क्या बोलते हैं उसको, लोकल बिजनेस होते हैं, उनको कैसे सस्टेन देखते हैं ज़्यादातर इस थ्रू से, वो ये है कि जो मुद्रा शिशु लोन है, सेम ये भी नाबार्ड के थ्रू से आता है। रियल एक्सटी सॉरी। तो ये जो मुद्रा है, मुद्रा लोन जो है, उन्होंने ये भी तथ्य दिया है कि पहले का जो लोन मार्जिन था, मैक्सिमम लोन था, वो 50,000 था। अभी उन्होंने उस पे जो एलोकेशन किया है, 1 लाख करोड़ का एलोकेशन किया है उसमें, कि उसके थ्रू से वेरियस पर्सन को, वेरियस क्या बोलते हैं, वेरियस बिजनेसमैन को उसमें से लोन मिलेगा। और ये भी उसी के अंदर आता है, अपना बिजनेस मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है, सेम रूरल डेवलपमेंट भी है उसमें, लाइवलीहुड मिशन भी उसमें है। तो जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं, जो लोकल सब्जी वाले होते हैं या फिर लोकल बिजनेसमैन वाले होते हैं, कम से कम वो टारगेट कर रहे हैं 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स कवर करेंगे। उसमें से टोटल अमाउंट जो उन्होंने एलोकेशन किया है, 5,000 करोड़ दिया है उसमें। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनिशियल वर्कर्स को जो कैपिटल इनकम होना चाहिए उनका, कम से कम 10,000 के आसपास होना चाहिए पर मंथ के हिसाब से, और उसको गवर्नमेंट खुद लॉन्च करेगी ये स्पेशल स्कीम। ये भी इसी मंथ में आएगा। एग्जैक्टली उन्होंने नहीं बताया है कि कैसे आने वाला है, कैसे
लोगों तक पहुंचा जाएगा, किन किन लोगों को पहुंचा जाएगा, उनका क्या डाटा है, क्या डिटेल्स है, ऐसा उन्होंने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन वो टारगेट कर रहे हैं कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करेंगे। और फिर एक्स्ट्रा जो आता है वो है हाउसिंग लोन्स। मैक्सिमम जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, लेकिन ये जो स्कीम है इसमें आई डोंट थिंक सो हमारे शेड्यूल ट्राइब आते हैं। मैक्सिमम वो माइग्रेंट लेबर्स आते हैं इसमें जो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, जिनका इनकम 3 लाख के ऊपर है। अगर आप इसका डाटा देखें, CLSS क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का अंडर में उन्होंने जो क्राइटेरियाज रखे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसके थ्रू से भी वेरियस जॉब्स प्रोवाइड करेंगे सेम, लेकिन स्टिल इसमें जो है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे रखना है और लोग कैसे एक दूसरे को पहुंचने वाले हैं, ये सवाल है। तो हमको मैक्सिमम क्या जानने की जरूरत है, हमारे लोकल एरियाज में जो स्कीम्स हैं, खासकर एग्रीकल्चर को लेकर के, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट को लेकर के, और दूसरा लाइवलीहुड मिशन को है। तो इसके थ्रू से ये मेजरली स्कीम्स कवर होने वाले हैं जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और उसके साथ साथ जो बाकी लोगों तक पहुंचने वाला है मदद, वो मेजरली कॉर्पोरेट्स और वेरियस स्टेक होल्डर्स करेंगे, जिसमें अलग अलग कोऑर्डिनेटर, फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज आती हैं, जो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि जब अगर आप देखें पैसों का जो बंटवारा होता है तो उसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट होता है और उसको चलाने वाले कुछ अलग होते हैं, बीच में दलाल वाले लोग भी अलग होते हैं, तो वो सब भी कवर करना होता है उसमें। इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हमको स्टेट वाइज स्टडी करना जरूरी है कि स्टेट के अलग अलग स्कीम्स क्या हैं, बिजनेस स्कीम। इसके लिए हर एक को इनिशिएशन लेने की जरूरत है, हर एक को एक डाटा बनाने की जरूरत है स्टेट वाइज। ये मेन मुद्दा है। अब बात आती है कि इसको मार्केटिंग करने का क्या सिचुएशन बना रही है, कैसे बनने वाला है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो मैं अगर देखूं, पहला है इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, क्योंकि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग पे जा रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग मतलब हम मेजरली इंटरनेट के थ्रू से लोगों को तक पहुंचने वाले हैं। तो पहला इंटरनेट कैसे हम एक्सेस करने वाले हैं लोकल लोगों के थ्रू में, लोकल लोग उसको इंटरनेट को कैसे एक्सेस करते हैं, उनके पास इक्विपमेंट्स क्या क्या है, एक्सेस क्या क्या करते हैं वो, ये एक सवाल है। और उनका कितना बड़ा नेटवर्क है, उनका कितना बड़ा उनका कितना बड़ा नेटवर्क है इसका, ये कैसे हम पहुंचने वाले हैं। तो मेजरली जो वेबसाइट डिजाइनर्स चीजें होती हैं और लोगों तक पहुंचने वाली बात होती है, वो मार्केटिंग एरिया ऑब्वियसली ऊपर जो ऑफिस वाले बैठते हैं, जिनको मेजरली काम यही होता है, और वो हमारे लोग बहुत कम आते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इवन हमारे प्रधानमंत्री जो बोलते हैं बार बार, पिछले हमारे भाषण में 13 तारीख के, कि लोकल्स को अपलिफ्ट करना है। और सीरियसली अगर हम हमारे लोगों की सस्टेनेबिलिटी देखते हैं, तो उन लोकल लोगों को अपलिफ्ट कैसे किया जाए, लोकल लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, ये जरूरी है। और हाँ, बैंकों तक लोन अभी तक पहुंचा नहीं है और उसकी कोई डिटेल्स एग्जैक्टली नहीं मिली है, तो वो हमको इस मंथ के एंड में मिलने की चांसेस है। फिलहाल ये डाटा है हमारे पास। अगर मैं पहले पार्ट को रेफर करूं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ये जो 20 लाख करोड़ रुपए में से ऑब्वियसली कॉर्पोरेट्स और इनको पहुंचने वाला है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनको पहुंचने वाला है। मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब को बहुत ही कम पहुंचने वाला है। और हमको इसी तरीके से देखना पड़ेगा कि लोकल लोग कैसे प्रोडक्शन चीज़ों को देने वाले हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को। मैं यहाँ एंड करता हूँ। हम क्वेश्चन आंसर्स पे जा सकते हैं, जिससे हम
सवाल जवाब पे और वेरियस चीजें क्लेरिफाई कर सकते हैं। मेरे पास वैसे बहुत सारी चीज पढ़ा है मैंने, लेकिन उसको डाटा कम्युनिकेशन कैसे आपको बताऊं, ये मेरे लिए सवाल है, क्योंकि वो सिस्टमेटिक वे में रखने का तरीका नहीं मिला मुझे। कल का जो सवाल था कि इसका अकाउंटेबिलिटी कौन करने वाला है, तो होपफुली कि सीएजी करेगी। सीएजी जो हमारा गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड, जिसको हम बता सके, जो पिछले पीएम फंड में बहुत इश्यूज चल रहे थे उसके, जो अकाउंटेबिलिटी नहीं करने वाली है, जैसा सवाल आया। लेकिन इसका अभी जो 20 लाख करोड़ का है वो सीएजी ऑब्वियसली करेगी। उसका फॉलोअप आरबीआई और फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों ही करेंगे, क्योंकि आरबीआई का बहुत बड़ा रोल है। स्पेशली पिछले 2 महीनों में मार्च और अप्रैल आरबीआई ने अपने बहुत पैसे निकाले हैं, बहुत पैसे लिक्विडिफाई किए हैं। तो आरबीआई ऑब्वियसली इसका अकाउंटेबिलिटी करने वाली है, ये मेरा कहना है। थैंक यू। हम क्वेश्चन आंसर पे जा सकते हैं। एंकर प्लीज। बीरेन, लगी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बोलो। बीरेन आगे लो सेशन को। हाँ, तो अगर किसी के पास कोई सवाल हो या फिर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जहाँ जैसे कि लखिंदर ने हम लोगों के सामने पूरे लेक्चर में बहुत सारे सवाल खड़ा कर दिए हैं, तो इसमें से अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि थ्योराइज करते वक्त वो बहुत सारे सवाल भी पूछा था कि बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी हो सकते हैं उसमें, क्योंकि वो पूरा का पूरा डिबेट दे रहा था। डिबेट में बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी थे। अगर इस कंफ्यूजन में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, अगर वो जो सवाल कर रहा था वो सवाल अगर आपको समझ में नहीं आया या फिर उसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं किसी, या फिर कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। बीरेन, हेलो बीरेन, सब लकी को पूछो। मोर कथा सुने हो क्या? हाँ 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 कहो। लकी, जो सीएजी के बारे में बोल रहा था वो क्या था? हाँ हेलो हेलो लकी, हाँ कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ तुमको। तुमने एक लास्ट में जो बोला था कि ये जितना भी हो रहा है उसके ऊपर सीएजी काम करेगा बोल रहे थे। सीएजी क्या है? ओके, हाँ, तो सीएजी जो है उसका फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ओके। तो ये जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड, जो चेक्स एंड बैलेंस रखता है, पैसे कहाँ से आ रहे, कहाँ से नहीं आ रहे, कहाँ से जा रहे, कहाँ से नहीं जा रहे, वो सब चीजों के ऊपर है। तो ओके। ये ज्यादातर अपने हर एक सभी के पैसे कहाँ से आना जाना होता है, कैसे नहीं होता है, सब चीज ऑडिट करती है, उसका एक रिपोर्ट बनाती है, उसका अलग अलग एनालिसिस करती है। और तो आपको वेरियस स्कीम्स, वेरियस डिपार्टमेंट्स, सभी के पूरे पैसों के इधर के उधर सब मिलते हैं उसमें। ओके, वन मोर थिंग, 20 लाख करोड़ का जो अभी पैकेज बना रहा है मोदी गवर्नमेंट, उसको तुमने बोला कि लोन ले, वो लोन है बोल के, तो एक पहले तो जो 68,000 समथिंग करोड़ जो ये पूंजीपति लोगों का है ना, वो तो लोन माफ कर दिया आरबीआई ने। तो अभी ये 20 लाख करोड़ कहाँ से लेके आ रहा है, या फिर इंडिया का ही पैसा है वो? मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा लखिंदर। आई वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस। प्लीज। एक्चुअली क्या है, मैं भी ये अपना कल वो होने के बाद, सेशन होने के बाद, मैं इस पे थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, थोड़ा बहुत इधर उधर से वीडियो भी देखा मैं। तो अभी तक क्या है, इस चीज का है ना पूरा क्लियर पिक्चर सामने आ नहीं पा रहा है।
इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक $1 बिलियन का लोन दे रहा है इंडिया को। ठीक है, बहुत से लोगों का ये भी बोलना है कि ये ना जो फेब में जो यूनियन गवर्नमेंट ने ये जो बजट पेश किया था उसी को रिवाइज करके उसको है ना तोड़ मरोड़ के उसको पेश किया जा रहा है। और तीसरा इसमें ये भी है कि बहुत से लोगों का वो बोलना ये है कि जो पीएम केयर फंड है जो अभी जो कोविड-19 को लेके बनाया गया है उसमें बहुत से लोग डोनेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर से भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, ये इसके अंदर ये बहुत अभी क्लियर पिक्चर सामने नहीं आ पा रहा है, वो भी देखो इसमें क्या और क्या क्या होता है। अब इसमें क्या है कि लास्ट टाइम जैसे हम SC/ST OBC की बात करें तो लास्ट 2020 का जो बजट आया था फेब में उसमें 1.37 लाख करोड़ है ना, वो SC/ST OBC को ये लिए बजट निकला था। उसमें से 85 करोड़ था जो SC और OBC के लिए था। ठीक है, और उसमें से 75 करोड़ था जो ST के लिए था। और उसमें बोला जा रहा है ये है कि इस बजट को भी जो अपने बहुजन कम्युनिटी के लोगों के लिए है, वेलफेयर के लिए आ रहा है, उसको भी है ना इन जनरल पूरे सभी के ऊपर में लगाया जाएगा, ना कि स्पेसिफिक किसी कम्युनिटी को टारगेट करते हुए, जैसे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हमारी बहुजन कम्युनिटी है उसको टारगेट करते हुए किया जाएगा। और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि इसमें अभी किसानों की जो मांग है वो 5-6 मांगे हैं, उसमें से मेन मांगे जो हैं किसानों ने जो लोन ले रखे हैं, ठीक है, तो वो जैसे तैसे करके अभी फसल कटाई वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका कहना ये है कि हमारा जब तक ये कोविड-19 चलता है हमसे इंस्टॉलमेंट ना ली जाए और उसके बाद में इससे इंस्टॉलमेंट ली जाए हमसे और उसका ब्याज भी ना लिया जाए। दूसरा जो कई कई किसान है जो अपनी क्रॉप से जो फसलें हैं जो बेच नहीं पा रहे हैं, तो सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि हमारी है ना वो फसलें खरीदें। और इसमें माइग्रेंट वर्कर्स का है। माइग्रेंट वर्कर्स का ये है कि जो अब 20 लाख करोड़ का जो बात किया जा रहा है अभी, तो बहुत से लोगों डिबेट ये भी चल रहा है कि गवर्नमेंट बात कर रही है 20 लाख करोड़ की और वो जो माइग्रेंट वर्कर है उनके किराए के ट्रेन के किराए के लिए भी पैसे नहीं दे पा रही है। तो ये भी एक डिबेट का इशू चल रहा है अभी। तो इतना पैसा आया कहाँ से? अभी कुछ समय से हम देख रहे थे पीछे, अभी कोविड-19 शुरू होने से पहले, कि ये सबको बताया कि इंडिया की जीडीपी गिरती जा रही है और फाइनेंशियल कंडीशन उसकी बहुत वर्स्ट हुए जा रही है। तो इसके चलते ये इसका भी क्लियर पिक्चर आ नहीं पाया है कि या तो ये फेब वाले बजट को उसको दोबारा यूज कर रहे हैं, कुछ मॉडिफाई करके कुछ चेंजेस लाके। ठीक है, ये फिर बहुत लोगों का जैसा बोलना है कि $1 बिलियन का वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है, तो ये क्लियर पिक्चर नहीं हो रहा। वो अभी आरोग्य सेक्टर को लेके भी एक डिबेट चल रहा है कि ये क्या है, ये डेटा या इंफॉर्मेशन हैक करने के लिए इस हैक का उपयोग गवर्नमेंट करेगी और इजीली इससे ना कोई इसका यूज करता है तो उसको उनका डेटा एक्सेस किया जा सकता है। कोई भी हैकर इसको है ना इतना सेफ नहीं है ये कि कोई भी इसको अच्छा खासा कुछ हैकर है मान लो तो उसको आराम से हैक करके अपना डेटा एक्सेस कर सकता है। तो ये सब आई डोंट थिंक सो कि अभी तक इसका कुछ अभी इतना जल्दी क्लियर पिक्चर आ पाया है सबके सामने, और इसके लिए भी थोड़ा अभी टाइम लगेगा आई थिंक कि इसको क्लियरिटी मिलेगी। और आपका स्टडी अच्छा हुआ है तो आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें या इसमें कुछ बोलना चाहें तो प्लीज। उसके लिए लेना चाहूँगा लकी। हाँ, ये सभी के लिए है। कोई भी अगर सवाल पूछ रहा है तो उसका आंसर आप उनको पूछना कि उनको आंसर मिल गया या नहीं मिला, वो सेटिस्फाई है या नहीं, ओके। और मतलब दूसरा सवाल लेने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहला सवाल जो है आप उसको पूरा करके दूसरा सवाल लें। उमेश, हाँ हाँ बीरेन। हाँ, आंसर मिल गया ना? हाँ हाँ मिल गया। ओके। ओके, एक्चुअली बहुत मुझे लगता है उमेश को राहुल ने थोड़ा क्लेरिफाई किया है। अब जैसे वो खुद ये राहुल ने थोड़ा बताया कि अलग अलग अफवाहें चल रही है, कहीं से वर्ल्ड बैंक वगैरह से पैसे आ रहे हैं क्या, पहला ये सवाल है, या कोई कॉर्पोरेट बाहर से हमको फंड दे रहा है क्या।
पहला ये है। फिर दूसरा कि ये रिवाइज बजट है क्या, ये दूसरा सवाल है। तीसरा ये पीएम केयर फंड का है क्या पैसा, कोई क्लैरिटी नहीं है। छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत रोचक। उस पे बहुत इंटरेस्टिंग ये बात है कि अगर आप देखो कि क्या बोलते हैं उसको, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो लेबर लॉज हटाए हैं, उसका एक रोचक बात है कि इन्वेस्टर्स बुलाए जाए। एक आर्गुमेंट अगर आप देखो तो पहला ये। और दूसरा, अब इसके थ्रू से ये है कि 20 लाख करोड़ का जो है उसमें कुछ कुछ मॉडल्स हैं जो कॉर्पोरेट्स और पीपीपी मॉडल फॉलो अप किए जाएंगे, और उनके जो क्या बोलते हैं, बहुत रिजिड बोल सकते हैं उसको, रिजिड पॉलिसीज जो बनाई गई हैं उसको थोड़ा ढीला करेंगे, ये भी बात है। उसमें हमारे लोग कहाँ आते हैं, ये सवाल है। हमारे लोग कहीं दूर तक दिखते नहीं, तो वो ऑब्वियसली ऊपर ऊपर घूमने वाला है। अब बात रही जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, तो अब जैसे कौन सा ये है वो प्रोजेक्ट है, दिल्ली में कोई प्रोजेक्ट है शायद, एयरपोर्ट या फिर कुछ दूसरा ये है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। लेकिन उसमें ये है उनका कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी यूज करेंगे ना, ये आर्गुमेंट है। तो अब वो इस कैटेगरी से बाहर नहीं आते, इस कैटेगरी से बाहर नहीं आते तो उसका मतलब उनका पैसा भी यूज कर सकते हैं। तो उनके नाम पे एज अ वो यूज करने वाले हैं करके वहां से पैसे निकालते हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जो बहुत ही लापरवाही है और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, चोरी है। हमारा पैसा, हमारे पैसे की चोरी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये लैकिंग कहाँ है, हमारे लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग प्लानिंग कमीशन में नहीं है, वो प्लानिंग बॉडी में नहीं है, उसकी वजह से ये इश्यूज हैं। एक्चुअली हमको क्या जरूरत है उनको नहीं पता, हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है उनके तक। वो जो मैकेनिज्म है वो उसको पूरा तोड़ मरोड़ दिए हैं। हाँ, लोन्स की बहुत बड़ी इशू है। इवन अभी जिस तरीके से सीजन बदला है, आप देखे होंगे कि बारिश बीच बीच में बहुत गिर रही है। तो बहुत सारे प्लेसेस ऐसे भी हैं, खासकर यूपी में, और फिर आसाम को देखे अगर हम, वहाँ तो बहुत भारी तूफान आया था। उस थ्रू से क्रॉप्स का बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो जो नॉर्मल किसान से उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। और इवन राजस्थान में भी भारी बारिश गिर रही है, ये भी बात है। हर 2 दिन में बारिश गिर रही है, ऐसे भी हालत हो रही थी 2-3 दिन पहले। तो वहाँ के जो किसान हैं उनके लिए कितनी दिक्कत भरी बात है कि क्रॉप्स आ गए, उनको घर को फीड करना है। घर को फीड करने के लिए फिर वेदर कंडीशंस अच्छे नहीं है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं कि लोकल लोगों को सस्टेन करके उठा के उनको हम फिर बाकी लोगों को मदद करें, प्रोडक्शन बढ़ाए। ये छोटी छोटी फिर इश्यूज और बनती हैं। माइग्रेंट वर्कर्स का जो है बात, वो रियली बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब इसमें माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो स्पेसिफिक बताया है अलग से कि उनको कहीं पे भी वन नेशन वन राशन कार्ड का जो बात है, और वो बराबर सितंबर तक फॉलो अप हो जाएगा और नेक्स्ट 2 मंथ जाने वाले हैं, ऐसा भी बात है। लेकिन आ, अब ये भी इश्यू है, जैसे मैं झारखंड से आता हूँ, मेरे पापा वहाँ पे यूज कर रहे हैं, मेरे नाम पे वहाँ हो गया है, ये 3 महीने का राशन मिल गया है। अब मुझे यहाँ पे राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका अकाउंटेबिलिटी कैसे रखने वाले हैं, किसको कितना मिला कितना नहीं मिला, वो फिर आधार लिंक होगा कि नहीं होगा, कैसा है। क्योंकि मेरे पास जो राशन कार्ड है वो, उसमें मुझे नहीं लगता आधार कार्ड लिंक है, और वो कैसे करने वाले हैं वो एग्जैक्टली नहीं पता उसके बारे में। और फिर अफोर्डेबल रेंटल हाउसेस मिलेंगे माइग्रेंट वर्कर्स को, जो बाहर फंस जाएंगे उनको कॉम्प्लेक्स हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना के वहाँ पे रहने के लिए मिलेगा उनको। अगर मैं बात करूँ मुंबई के स्लम्स की, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे स्लम्स बिखरे हुए रहते हैं ना, तो हमारे मैक्सिमम स्लम्स जो होते हैं
एक तल्ला होता है, मतलब ग्राउंड फ्लोर वाला होता है, और उसके ऊपर एक ऊपर फ्लोर बनता है। तो उसमें कम से कम मैक्सिमम लोग रहते हैं, अब एग्जैक्टली काउंट नहीं होते हैं। कम से कम एक जगह पे कम से कम 2 लोग रह सकते हैं, वहाँ पे 10 लोग रह रहे हैं, ऐसा भी सिचुएशन होता है। तो मुंबई का ये क्या सिचुएशन हुआ है अभी तक कि उन्होंने छोटे छोटे स्लम्स को हटा दिया है एज अ कंस्ट्रक्शन डिस्प्लेसमेंट के नाम पे। हाउसिंग बनाया उन्होंने, अपार्टमेंट क्वार्टर टाइप के बनाए उन्होंने। उस क्वार्टर में मतलब जो एरिया फैला हुआ रहता है ना, वो एरिया फैला हुआ करके उन्होंने क्वार्टर सिकुड़ कर छोटे छोटे एरिया में बनाए, उनको और छोटा कर दिया। सेम रहने की हालत वही है, हर एक घर में सेम 10 लोग ही रह रहे हैं, इश्यूज वही है। लेकिन बस ये है कि जो लैंड यूज होने वाला है, वो जो फैला हुआ था, वो लैंड सिकुड़ के छोटा आ गया। तो लोग जो बिखरे हुए फैले हुए थे, वो सिकुड़ के एक खड़े हुए बिल्डिंग में रहने लगे, नीचे तो फैले हुए। ये सिचुएशन मुंबई की है। ऐसे मैक्सिमम स्टेट्स हैं जहाँ पे लोग माइग्रेंट्स हैं, तो सेम यही बात हो रही है इसमें भी। तो सेम कॉन्ट्रैक्ट्स और लोगों को बुलाया जाएगा, बिजनेसमैन को बुलाया जाएगा कि आप वहाँ इन्वेस्ट करो और वहाँ पे आप अपना बिल्डिंग खड़ा करो। तो ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा इशू होने वाला है आगे चल के भी। और सेम लैंड एक्विजिशन की बात आ रही है इसमें। हाँ प्लीज राहुल। हाँ लकी, तो मेरा ये क्वेश्चन था, ये जो आप महाराष्ट्र की मुंबई की बात कर रहे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है ना, या फिर गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं, सेम कुछ नहीं हो रहा होगा। बात यही, हाँ सीरियसली बात यही है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ही होती है वो उनका। हर स्कीम में क्या होता है, वो कल्याण योजना ही होता है, हम सबका कल्याण ही करने वाले हैं। तो बात वो है कल्याण की, लेकिन एक्चुअली उसमें जो पॉलिटिक्स है, अब लोग फैले हुए थे तो उनको क्वार्टर्स में सीधा रखा गया, मतलब एक के ऊपर दूसरे को रख दिया, और फिर बाकी का जो लैंड है वो उन्होंने अपने तरीके से यूज किया। इस अगर मुद्दे को देखा, अभी जो थोड़ी देर पहले डिस्क्रिप्शन किया, उसके हिसाब से यही है। इस बेसिस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट करती है चीजों को, इवन लोकल कॉर्पोरेशन भी इंक्लूड होते हैं। अब मुंबई की बात है तो मुंबई कॉर्पोरेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन स्टिल बाबा साहब जो बोलते हैं कि सरकार चलाने वाले लोग कौन है, ये सवाल है, और उसमें हमारे लोग हैं क्या? तो हमारी जो मेरा जस्ट क्वेश्चन ये मेरा जस्ट क्वेश्चन ये था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का? बस ये क्लियरिफिकेशन चाहिए था एक्चुअली। हाँ, तो अभी जो 20 लाख करोड़ का जो स्कीम आया है, उसमें ये भी एक पार्ट है जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स को कॉम्प्लेक्सेस में रखा जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे, हाउसिंग स्कीम के अंडर ये आएगा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में आएगा। वो फिर स्टेट गवर्नमेंट को बताएगी, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पावर है कि वो कैसे इसको इनिशिएट करें। ओके, इन फ्यूचर होगा ये, अभी इन फ्यूचर होगा, अभी हुआ नहीं, चल नहीं रहा एक्चुअली। हाँ, ये भी अंडर आ जाएगा, ये भी एक महीने के अंदर इसका इनिशिएशन आ जाएगा। वो होपफुली मई 2021 तक टारगेट कर रहे हैं इसको कि वो काम में हो जाए। ओके, थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन है लखिंदर कि ये बताओ, ये जो मतलब ये पैसे की जो बात कही है, ये रियल में मतलब होगा भी या नहीं? ऐसा तो नहीं है 15 लाख की तरह होगा कि हाँ भाई सबके अकाउंट में आएंगे और उसके बाद फिर कुछ ना हो, कुछ ऐसा? क्योंकि बस वो कह दिया लेकिन उसके बाद से कुछ ऐसा न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ आ नहीं रहा, कुछ ऐसा है तो इस पे कुछ बोलो। बहुत 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 रोचक सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार इसका आंसर भी है। आज ही मुझे एक वीडियो भेजा, फेसबुक वीडियो है एक्चुअली। वो था कि
एक राजा के पास एक कामगार आता है, शायद कोई पोएट है एक्चुअली, मुझे ठीक से याद नहीं। तो वो जो पोएट रहता है राजा को बहुत अच्छा पोएम सुनाता है। राजा खुश होकर उसको बोलता है इसको कुछ सोने दे दिया जाए। पहला हुआ, फिर 2 दिन बाद दोबारा आता है पोएट, फिर पोएम पोएम सुनाता है, फिर राजा बोलता है फिर इनको सोने दे दो। ऐसा चलता है 4-5 बार तक, कम से कम हो जाते हैं 1 हफ्ते। 1 हफ्ते में वो पोएट बोलता है मुझे तो कुछ आया नहीं, देखते हैं राजा को पूछ के देखते हैं क्या हुआ है। तो वो राजा के पास जाता है, वो फिर पूछता है कि मेरे सोने कहाँ है। तो राजा बोलता है तुमने मेरे कान को सुख दिया, मैंने तुम्हारे कान को सुख दिया, हिसाब बराबर हो गया। लेकिन बात यह है कि हमने हमारे प्रधानमंत्री जी को और गवर्नमेंट को हमने बताया नहीं कि हमने उनको क्या खुश किया, लेकिन वो हमको खुश करने में लगे हैं। ये तो बराबर समझ में आता है। तो ये सीरियसली ये क्वेश्चन है कि ये 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आने वाले हैं, तो कहाँ से आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं, वो हमें ही नहीं पता। तो उसको यूटिलाइजेशन की बात दूर दूर तक दिखती नहीं है। और एक चीज और है, मुझे मतलब ऐसा आ नहीं रहा है, मतलब आ भी नहीं रहा है, ये तो एक है ही, और लेकिन आएगा तो ना इसका मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा पार्ट जो है ना पैसे का, ये जो अयोध्या में नहीं अभी हुआ था राम मंदिर वाला, ये कहीं ना कहीं उसके लिए भी बहुत ज्यादा उसको यूज करेंगे। और कैसे करेंगे ये तो वो जाने। तो पहले तो आए, कुछ इसकी खबर मिले, वही है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चांसेस दिख रहा है, पता नहीं। मैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ। अब बात आई हमारी हेल्थ सिस्टम कैसी है और हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, पहला ये सवाल है। और बहुत बहुत बुरा हालत है, पहले तो ये बात है। हमारे कितने लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग समझते हैं और उसको हेल्थ और एजुकेशनल बेसिस में कैसे समझते हैं, खासकर अभी कोरोना वायरस के सिचुएशन में। और ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों की बात नहीं है, और एजुकेशन मतलब टीचर और स्टूडेंट के ऊपर एक बात नहीं है। ये सारे वो अधिकारियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे समझते हैं। तो मेरे एक टीचर हैं कबीर खोरा PISS के, उन्होंने बहुत अच्छा एक फेसबुक पोस्ट डाला था कि हमको कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं है, हमको उसके साथ कैसे जीना है ये सीखने की जरूरी है। तो अगर ये 20 लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं तो बाकी लोगों को भी एक्टिवेट करने की बात है, बाकी लोग काम पे जाएंगे, ये हमको समझना है। बाकी लोग काम पे जाएंगे मतलब ये लोन का जो तरीका है, तो बैंक खुलेंगे, बैंक के साथ काम चलेगा, तो अभी भी चल रहा है। अब लोग लोन देने के लिए जाने वाले हैं तो उसकी सिस्टम क्या होने वाले, कितने लोग एक दिन में जाने वाले, कौन कौन जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसका पूरा एक क्या बोलते हैं उसको, वही है ना कि आप ऑनलाइन रजिस्टर किए, आपका रजिस्ट्रेशन डेट कब आया, जो आजकल बैंक में होता है कि हम जब जाते हैं तो पैसे निकालने के लिए जो उसमें हमको लाइन लगाना पड़ता है, लाइन लगाने के लिए हमको एक टिकट निकालना पड़ता है, टोकन निकालना, तो वो सिस्टम हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारा जिस दिन का डेट आएगा उस दिन हमको जाना पड़ेगा। और ये कैसे सिस्टम बनने वाला है फिजिकल डिस्टेंसिंग को लेकर के, ये बहुत बड़ा सवाल है। और उसके थ्रू से हम जिस तरीके से कोरोना वायरस का स्प्रेड देखते हैं कि वो चीज़ों से स्प्रेड होते हैं, और लोगों में फियर भी है कि वो कैसे एक दूसरे को बताए कि नहीं बताए कि हम कोरोना वायरस हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बड़ा मुद्दा है। तो ये फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होने वाला है, ये सवाल है उस पर। तो 20 लाख रुपए आ भी गए तो उसको डिस्बर्स कैसे करने वाले, किसको डिस्बर्स करेंगे, लोकल लोगों को कैसे डिस्बर्स करने वाले हैं, लोकल वेंडर्स हुए, लोकल फार्मर्स हुए, लोकल जो बिजनेसमैन वाले हैं उनको कैसे पहुंचने वाला है, ये एक सवाल है। हाँ प्लीज। मैं कुछ तो पूछने वाली थी, भी ध्यान से उतर गया है। Hello, I have one question. हाँ उम, प्लीज मधु। ये जो 20 लाख वाला पैकेज है ना, ये जो मोदी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किया है, उसके पीछे लोगों को क्या मैसेज
मीन्स देने वाला है? अम, आपकी बातों से मुझे एक बहुत अच्छा हिंट हुआ, वो ये है कि इंस्टेड ऑफ 20 लाख करोड़ के पीछे भागने के बजाय अगर हम लोकली हमारे स्टेट बजट को देखें, हमारे डिस्ट्रिक्ट बजट को देखें और उसके बेसिस में पहले से जो स्कीम्स डाले हुए हैं, बिजनेस स्कीम्स, और उसको उसका क्या स्टेटस है, अगर वो भी हम जाने तो एक रोचक बात होगी। ये एक इंटरेस्टिंग बात है पहला। अब क्योंकि 20 लाख करोड़ रुपए कब तक क्लेरिफाई होगा, कब तक नहीं होगा, वो हमको नहीं पता, क्योंकि अभी तक कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आया है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। एक मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताने वाला था, वो ये था कि हमारे बजट में एक माइक्रो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है जो बताता है कि जो एक्सपेंडिचर बजट के अंदर आता है, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल में रहता है वो, और उसका ये कहना होता है कि क्या एनालिसिस रहा है हमारा बजट एक्सपेंडिचर में। वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, अलग अलग सेक्टर्स का वो डिस्क्रिप्शन देता है, ज्यादा से ज्यादा 7 पेज का है वो। उसमें एक NBFC का एक पार्ट है जो इसमें भी इंक्लूडेड है 20 लाख करोड़ रुपए में, जिसका नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो जो माइक्रो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क का जो बात है, वो माइक्रो फ्रेमवर्क एक्सपेंडिचर है, तो उसका क्या कहना है कि NBFC जो है वो अपना लोन बहुत बढ़ा चुकी है। वो 2019-20 का बताता है, जो फ्रेमवर्क है वो 2019-20 का बताता है। और अभी इन्होंने 20 लाख करोड़ के प्रेजेंटेशन में उन्होंने ये रखा है, जो NBFC है वो घाटे में चल रही है, उसको उठाने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट उसको और मदद करेगी, ये कहना है। तो एक तो पहले लोन बढ़ा दिया है इन्होंने, और लोन बढ़ाने के बाद वो घाटे में चल रही है, ये भी बात है, और गवर्नमेंट और उस पर ऐड करने वाले पैसा, मतलब वो और बढ़ाने वाले हैं पैसा उसको। तो अब क्या हालत होने वाली है उन फाइनेंशियल कंपनीज को, ये एक सवाल है। वो फायदा ही फायदा है उसमें, गवर्नमेंट को पता नहीं वापस रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलने वाला है, ये सवाल है। मैं ये कह रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आप बात कर रहे थे ना, उसकी हालत तो बहुत खराब है। गांव में तो सबसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि जो 500-500 रुपए आए हैं ना, उसके चक्कर में बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है। तो वो तो है। और एक अभी आज की न्यूज है, अभी मतलब शायद मुझे लग रहा है 8 बजे के आसपास की है, औरैया में 24 मजदूर मतलब मर गए हैं। शायद कुछ ट्रक से आ रहे थे, पलट गया है, ट्रक गिर गया है, पता नहीं क्या। तो न्यूज में दिखा रहा था कि 24 लोग मतलब मर गए और उनको गवर्नमेंट ने 2-2 लाख रुपए देने को अनाउंस किया है। मतलब सोचो कितनी कंडीशन, मतलब कितनी बुरी हो गई है कि सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। और अभी हमारे साथ में एक है, वो भी बता रही थी, यहाँ शायद हमारे अभी तक तो कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं था, लेकिन अभी एक बता रही कि एक कोरोना पॉजिटिव निकला है। वो भी ड्यूटी गई थी, ड्यूटी से आई है, तो ऐसा कुछ बात कर रही थी। तो अब पता नहीं मतलब क्या हो रहा है, कि अभी तक तो नहीं था, लेकिन जैसे जो लोग आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, और अगर 1-2 है तो सोशल डिस्टेंसिंग को किसी तरह से उसको फॉलो नहीं हो पा रहा, सब घुस जा रहे हैं एक में, हो ही नहीं पा रहा है, कितना भी प्रयास कर रहे हैं। तो उसकी वजह से कंडीशन बहुत वो हो रही है। अब इसको कैसे मतलब हम लोग अपने स्तर से कैसे सुधार सकते हैं, वो सोच सकते हैं। तो सोशल अवेयरनेस की बात है। और हाँ लकी, हेलो लकी, हाँ सुन पा रहे। मेरा एक सवाल है कि अभी जो ये सब चल रहा है, सुन रहे हो? हेलो, हाँ। देखो, ये कोविड-19 के वजह से जो लॉकडाउन किया गया है, उसके चलते ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद है, ठीक है? हेलो, और जिसके चलते जो बाजार सब, जो लोकल मार्केट है वो भी बंद हो गया है, जिसके वजह से जो छोटे छोटे व्यापारी है, जो मतलब
क्या बोलते हैं, घर में कुछ बनाते हैं, जैसे कुम्हार लोग होते हैं ना, जो मिट्टी का घड़ा सब बनाते हैं छोटा छोटा, या फिर बम्बू से कुछ बनाते हैं, और उसी के ऊपर उनका जो लाइवलीहुड डिपेंड रहता है, ठीक है। तो वो लोग उसी में अपना गुजारा करते हैं, तो उन लोगों को बहुत सारा तकलीफ होता है। तो ये छोटा छोटा बातें हैं जो कि गांव में ही, गांव के अंदर ही दिखाई देता है, क्योंकि सिटी वगैरह में नहीं दिखता है। तो जैसे सिटी के लोग होते हैं तो कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब फाइनेंशियली अपने आप को, मतलब मतलब ये करना, मतलब एंगेज करना, या फिर कहीं पे काम वगैरह मिल जाएगा तो वो लोग करके जी लेंगे। लेकिन जो गांव का सिचुएशन है, वो लोग अपने आप को मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ये जो लॉकडाउन हुआ है जिसके वजह से मार्केट सब बंद है, लोकल मार्केट, छोटे छोटे जो घर में जो बनाते हैं सामान और बेचने जाते हैं, जिसमें उनका फाइनेंशियल इनकम होता है, वो पूरा ठप है। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी बंद हो गया ना लॉकडाउन के चलते, तो बाहर से भी सामान नहीं आ रहा है। और ये लोग जो स्टॉक माल है, जो गांव में छोटे छोटे दुकान सब रहता है, वहाँ पे जो स्टॉक माल है वो खत्म भी हो रहा है। तो बाहर से नहीं आएगा तो दुकान में खत्म हो जाएगा, फिर उन लोगों को किस तरह से हेल्प किया जाएगा? ये तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा ना। तो इसके ऊपर कैसे हम लोग रिव्यू कर सकते हैं? सेम वही सवाल है। सोशल डिस्टेंसिंग और लोग कैसे अवेयर हैं, तो कोरोना के साथ कैसे हम काम करने वाले हैं और उसको कैसे आगे लेके चलने वाले हैं हम, और हम फाइनेंशियली इम्प्रूव कैसे करने वाले हैं। तो लोकल्स को हमको सीरियसली एक्टिवेट करने की बात है। हर एक बंदे का कैसा आउटरीच है उसको समझने वाली बात है। बहुत बड़ा सवाल है, एग्जैक्ट आंसर से नहीं है सॉरी। लेकिन हाँ राहुल भाई, हाँ, इस पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा। एक्चुअली क्या है, लॉकडाउन जब शुरू, ये मधुष्का का थोड़ा सा वो इशारा है। हेलो हेलो, हाँ सुन हाँ पा रहे बोलो। हो? तो लॉकडाउन जब होने वाला था, उसके पहले भी और उसके बाद में भी इनिशियल में बहुत से लोगों का कहना था कि लॉकडाउन ये क्या है, ये डेवलप्ड कंट्रीज के लिए सही है, ठीक है। और ये एक ये बहुत ज्यादा एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है, क्योंकि ये पैसे वालों के लिए ठीक है। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी, तो बहुत से सेलिब्रिटीज हैं जो, या फिर कोई इकोनॉमिकली वेल साउंड करते हैं लोग, उनको इसमें दिक्कतें इतनी फेस करनी नहीं पड़ रही, ठीक है। और दूसरी तरफ देखें तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी का, ठीक है, SC ST OBC बहुजन कम्युनिटी है, तो उनके पास लैंड की बहुत ज्यादा इशू होती है। जैसे हम स्लम्स वगैरह की बात कर रहे थे मुंबई में, ठीक है, तो एक स्लम्स में आपने भी देखा होगा, वहां पे एक स्लम्स में बहुत छोटे छोटे जगह होती है, वहां पे 8-8-10 लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे किस तरह से अप्लाई होगा, ये सरकार को प्री प्लान करना चाहिए था, ठीक है। और दूसरा, अभी जो ट्रेनें वगैरह चलाई गई हैं वर्कर्स के लिए, तो इसमें भी ये सवाल खड़ा होता है कि जब केसेस कम थे तो आपने चला ही नहीं, ठीक है। तो अब जब केसेस बढ़ रहे हैं तो ये स्प्रेड होने का भी बहुत बड़े चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है इससे। हाँ, ये डायरेक्टली इंटरलिंक करते हैं जो इससे है, उमेश का जो क्वेश्चन है। और जैसे उमेश बोल रहे हैं कि ये रूरल पुअर और अर्बन पुअर की बात कर रहे हैं, इसमें उमेश मेरे को जहां तक लगता है दोस्त, इसमें क्या है, ये अपने अपने जगह पे गांव के लोगों की एक अलग प्रॉब्लम्स है और शहरों के लोगों की एक अलग प्रॉब्लम्स, कुछ अलग प्रॉब्लम्स है, कुछ सिमिलर हो सकती हैं और कुछ एकदम टोटली अलग हो सकती हैं। जैसे तुमने कहा कि खाने वगैरह के लिए ग्रोसरी सामान जो इसेंशियल है वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जो जरूरत की सामान है, जो जैसे राशन वगैरह हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद होने की वजह से पहुंच नहीं पा रहा। और दूसरी जगह मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां पे लोग पिज्जा वगैरह आराम से खा पा रहे हैं। बेंगलोर वगैरह में और मुंबई में देखोगे तुम तो डोमिनोज वगैरह, ये क्या बोलते हैं इसको, और डोमिनोज, ओवन स्टोरी, मोजो पिज्जा वगैरह, और जैसे बहुत सी ब्रांचेस हैं इनकी, फूड चेन्स है, जो बिजनेस है वो जो चल पा रहे हैं।
राहुल भाई, मैं एक बात और बोलूंगा कि इसमें देखो, एक तो ट्रांसपोर्टेशन के वजह से जो ग्रोसरीज वगैरह जो भी है वो नहीं पहुंच पा रहा है। ऊपर से क्या हो रहा है कि जो भी स्टॉक माल बच जा रहा है ना, उनको वो लोग दुगनी तिगनी रेट करके बेच रहे हैं, जिसके वजह से जो पुअर माइग्रेंट्स है ना, वो लोग उसको क्या बोलते हैं, एफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा दिक्कत वही हो रहा है। हम्म, ये मैं मान रहा हूँ, दिक्कत है, ये बहुत ज्यादा दिक्कत है। और अर्बन पुअर्स में देखो तुम, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ड्राइवर्स हैं, ठीक है, डेली वेज हाँ लेबरर्स हैं जो रोज का काम करते हैं और उनको शाम को पैसा मिलता है और उससे वो अपना खाना लेते हैं, समझ रहे हो? हाँ जैसे ऑटो हाँ रिक्शा हाँ। वाला है, पूरे दिन कमाएगा तो उसको जाके पैसा मिलेगा तब खाएगा। अगर बहुत 2 महीने 3 महीने से जब ये बंद पड़ा है तो उसको पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, नहीं अब नहीं जगह नहीं नहीं। गाँव में आपको, गाँव में अभी हमारे लिए मान लीजिए, जैसे मेरा भी घर एक ज्यादा बड़ी सिटी में नहीं है, एक छोटा सा टाउन ही है, तो वहाँ पे भी अपने लोगों के पास देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करें तो मेंटेन करने में हम हो भी सकते हैं कायम। और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा नहीं होता, 2 या 3 कमरों के घर होते हैं अपने पास, ठीक है, मोस्टली बात करूं तो, ठीक है, उसी अंदर ही हमें जॉइंट फैमिलीज रह रही हैं, एक कमरे में, 1-2 कमरे के अंदर किस तरह से एडजस्ट करते हैं, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए ये डिबेट का पॉइंट था अभी कि गवर्नमेंट को प्री प्लान करना चाहिए था इसके बारे में, कुछ शेल्टर होम्स बनाने चाहिए थे। और ये जो कैब वाला चल रहा था, जो शेल्टर होम बना रहे थे, ये जो उसको कोविड के दौरान यूज करना चाहिए, सभी लोगों का मानना है। तो ये सब चीजें दिक्कतें हैं, आई थिंक। लकी, यू कैन कंटिन्यू नाउ। आई थिंक आपकी कमेंट सही है। हाँ प्लीज। एक्चुअली डिबेट कुछ ऐसा है कि अगर आप और बातें करते रहेंगे भी तो खत्म होगा। तो उससे पहले माफी चाहता हूँ कि हमको लगता है कि टाइम हो गया तो हमको यहाँ पे रैप अप करना चाहिए। अगर उससे पहले अगर किसी दूसरे कोई सवाल है या फिर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आई आप थिंक बता सकते हैं। हाँ, आई थिंक मधु कुछ नहीं बोलने तो हम वाली है। आगे की तरफ इम्पोर्टेंट है जो आप बनाना चाहते हैं, शायद हम उसके तरफ बढ़ना चाहिए, अगर किसी के सवाल ना हो तो। मधु कुछ बोलना था आपको? या मुझे ये बोलना था कि ये जो आपने बोला ना कि ये जो मनरेगा है और ये जो लाइवलीहुड मिशन है ना, ये एक्चुअली ना, व्हाट एवर आई नो ना एंड ऑब्जर्वेशन, ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो आप जो बोल रहे थे ना, तो इसके बारे में आपका क्या है आइडिया? हाँ, ये ना बहुत बड़ा लूप होल है। जब वेलफेयर ऑफ द स्टेट आती है ना, वेलफेयर ऑफ द स्टेट में हम लोग सबसे ज्यादा आते हैं, शेड्यूल ट्राइब। तो ये हमेशा का सवाल रहा है कि कितने लोग बेनिफिट हुए हैं। बहुत ही सिलेक्टिव लोग उसमें इफेक्टिव होते हैं और उनको भी बहुत गिना चुना करके मिलता है। ये जो हमारा वेलफेयर का जो पार्ट है, अगर हम उसको कास्ट एनालिसिस देखें तो वही आता है कि हमारे लिए सत्ता होगी, उनके लोग पहुंचेंगे, उनके लोग में भी प्रेफरेंस होता है कि किसको कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। अगर आप इसका देखो, कभी किसी को अगर हमारे लोग में से बैंक में लोन लेते हुए आप देखे होंगे कभी, उनके ऊपर कितने सवाल होते हैं वो आपको समझने वाली बात है। और फिर एक बिजनेसमैन जाके पूछता है, उनसे बात करता है, तो कैसे बात होती होगी, वो एक आपको वो सोच के कंपैरिजन पता चल जाएगा। तो वो जो माइंडसेट है जो काम करता है, ये हमेशा का सवाल है, हमेशा का। और उसमें कोई क्या बोलते हैं, उसमें ज्यादा कुछ बात ही नहीं कर सकते, वो है उस जगह पे। हाँ, टैकल करने वाली ये बात है कि हमारे पास लीगल लॉज हैं, हमको जो प्रावधान मिलते हैं, हमको जो तरीके मिलते हैं। और अगर हम एडवोकेसी को देखें तो हमारे ये सवाल बनता है, हमें उस अधिकारी को पूछे कि हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हुआ। हमको उसमें दो सीखने वाली बात है कि एडवोकेसी या तो हम उसको कंटिन्यू रखते हैं, हमको ये मौका मिलता है कि
ओके हमने कुछ गलती की है, हम नेक्स्ट टाइम उसको अप्लाई करके सुधार कर सकते हैं। बाकी लोगों को भी हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप देखो आप इस तरीके से डेवलप करो इस फॉर्म में, ये जो भी स्कीम्स है उसके थ्रू से, तो आपको भी उसमें मिल सकती है। और ये भी है कि आपको उस जो ये है जो अधिकारी है उसके साथ आपका कम्युनिकेशन और संपर्क भी बन जाएगा अच्छा खासा, तो आपको नेक्स्ट टाइम मदद भी कर सकते हैं। बस ये है कि हम अप्रोच करें। एक तो हम लोग गरीब रहते हैं तो हमको वैसे पहले डराया जाता है, हम क्या करने वाले उस पैसे का, ये भी एक सवाल होता है। तो वो माइंडसेट भी काम करता है, उसकी वजह से हमको हमारे ऊपर हमेशा स्ट्रिक्ट रिजिड रहते हैं। उसके साथ साथ हमको नहीं पता रहता, इंफॉर्मेशन नहीं रहती कि एक्चुअली हमारे लिए सीरियसली पैसे कितने आते हैं। हम लोग बस सुनी सुनी बातों में चलते रहते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं चीज़ों के बारे में। तो हम ये पढ़ने का जो प्रक्रिया है, पढ़ने का जो तरीका है, वो कैसे बाकी लोगों तक भी लेके जाए। और स्टिल आज जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, अभी मैं ओवरऑल पूरे कंट्री को देखने की कोशिश कर रहा था आज, अगर हम लोग एक इनिशिएशन ले और क्यों ना एक हफ्ते बाद मिले, सेम सैटरडे को, सेम सैटरडे को नेक्स्ट सैटरडे अगर हम दोबारा मिले और एक छोटा छोटा हम बताए कि ओके मैंने आज इस सब्जेक्ट के ऊपर इनिशिएशन लिया, इस कोई भी एक स्कीम के ऊपर देखा जो बिजनेस लोन देती है हमारे लोगों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो स्टेट का है, अगर वो हम कंपाइल करके लेके आए। अगर मैं झारखंड का हूँ तो मैं मेरे झारखंड का स्कीम लेके आऊंगा, आप में से उड़ीसा का है, राजस्थान है, फिर यूपी है, छत्तीसगढ़ है। अगर हम अलग अलग स्टेट्स कवर करें और कम से कम एक ही स्कीम देखें ना, तो ये कितना रोचक वाली बात होगी। हमको स्कीम्स के वेरिएशंस पता चलेंगे और उसका एक्चुअली हमको डाटा पता चलेगा। आपको कुछ मदद चाहिए तो मैं उसमें मदद कर सकता हूँ आपको, आप मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं। फोन नंबर बाद में ऐड करता हूँ। हाँ ठीक, हाँ हाँ ठीक। मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट तो वो आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन सर्कुलेट किया था, उसमें हमने ये लिखा था कि आप अपना friend को भी इनवाइट कर सकते हैं, महाविद्यालय इनवाइट कर सकते हैं करके। तो उस संदर्भ में मैं ये विजेंद्र कुछ बोलना चाहता है, मतलब पूछना चाहता है आप सभी से, तो आप अपना राय दीजिएगा जो भी है। विजेंद्र। Yes, sir. हाँ एक्चुअली आवाज आ रहा है सभी को? तो मेरा पहले तो थैंक यू सो मच, आप बहुत सारी अच्छी संख्या में आप लोग सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं फिर भी देख पा रहा हूँ कि